Good morning, students. Today's topic is formation of company in the continuation of the last topic, that is जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम बात कर रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी की। उसी से रिलेटेड सीबीएसई ने जो ये 7th चैप्टर का जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसको मर्ज कर दिया। बिल्कुल सही किया, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और कंपनी एक साथ बताना ज़्यादा ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में 7th चैप्टर है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसे कहाँ ले लिया गया है? 2nd चैप्टर के साथ ले लिया गया है। तो 2nd चैप्टर में ही हम इसको पढ़ेंगे। हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टडी हेयर अबाउट हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, यानी कि कंपनी किस तरह से बनाई जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सोल प्रोप्राइटर की मर्जी होती है। पार्टनरशिप में 2-4 व्यक्ति यानी कि 2-4 पर्सन मिलकर बिजनेस चलाते हैं। लेकिन कंपनी कैसे फॉर्म होती है उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में। अगर आप देखें, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स मतलब इट इन्वॉल्व्स द ह्यूज एक्टिविटीज which is required in respect of registration and establishment of a company। ये बहुत सारी complications होती हैं, that's why complex process है, इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि involving completion of a legal formalities and procedures। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। टू फुली अंडरस्टैंड द प्रोसेस वन कैन डिवाइड द फॉर्मेलिटीज़ इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो कह रहे हैं कि हम इसको अच्छे से समझने के लिए 3 स्टेजेस बताई गई हैं। पहला है प्रमोशन स्टेज, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। प्रमोशन स्टेज में हम क्या कर रहे हैं? प्रमोशन स्टेज में वो व्यक्ति जिनके दिमाग में विचार आता है कि बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाए, वो सारी एक्टिविटी, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं विच आर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द कंपनीज लॉ। यानी कि कंपनी लॉ में रजिस्टर करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए, वो रेडी करते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन करना है कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ। इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है यानी कि कंपनी रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद कैपिटल मांगना है, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो 3 स्टेजेस इसकी हैं कुल मिला के। तो हम एक एक करके स्टेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, जो हमने पहला वाला पार्ट था, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। किसे बोलते हैं प्रमोशन? प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इट इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया। यहाँ पे को ध्यान, इट इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया। एक बिजनेस आइडिया आपके पास था, कोई भी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। टेकिंग एन इनिशिएटिव, फिर आपने उसका इनिशिएटिव भी लेना है, यानी कि उसको आगे भी बढ़ाना। आइडिया आ गया, छोड़ो यार क्या करना है, छोड़ दो, तो ऐसे नहीं चलेगा। कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए, उसको इनिशिएट भी करना है आपने, आगे भी बढ़ाना है। टू फॉर्म अ कंपनी, जिससे कि कंपनी बनाई जा सके, ठीक है, और उसको प्रैक्टिकली शेप दिया जा सके। कैन बी गिवन टू एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सके। दस इट बिगिंस विद समबडी इज हैविंग डिस्कवर्ड अ पोटेंशियल बिजनेस आइडिया। तो किसी के दिमाग में वो आइडिया आएगा। एनी पर्सन और ग्रुप, ये किसी भी आदमी के दिमाग में आ सकता है, एक आदमी के या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स की, कि इस तरह की कंपनी हमें बनानी चाहिए। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जिसमें वो सोचते हैं कि प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और उसे ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई नई प्रोडक्ट की विचार आया हो, जिसके कारण आप मार्केट में एक कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इफ सच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ कंपनी, देखो, इफ सच अ पर्सन, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, और अ कंपनी प्रोसीड्स टू फॉर्म अ कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को भी फॉर्म कर सकती है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो कौन कंपनी को फॉर्म कर सकता है? कौन कौन कर सकता है? एक व्यक्ति, ध्यान रखना, कोई भी लीगल पर्सन कंपनी को फॉर्म कर सकता है। तो एक आदमी भी लीगल पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी लीगल पर्सन है, और स्वयं दूसरी कंपनी भी एक लीगल पर्सन होती है। पहले ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हम बता चुके हैं कि कंपनी एक लीगल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, तो वो कंपनी को फॉर्म कर सकती है, किसी दूसरी कंपनी को भी। दे आर सेड टू बी द प्रमोटर्स, तो उन्हें क्या बोला जाता है? प्रमोटर्स बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या बोला जा सकता है, इसका आंसर समझिए। Who are the promoters? Promoters are those person who intends to start a company or discover the idea in respect of starting a company, who takes all the responsibility in respect of starting a कंपनी, उन्हें बोला जाता है प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स कौन कौन हो सकते हैं? प्रमोटर हो सकता है एक व्यक्ति, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप हो सकता है पर्सन्स का, या फिर एक कंपनी हो सकती है। तो प्रमोटर्स के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रमोटर्स के बारे में आगे डेफिनेशन दे ही रखी है। अ प्रमोटर इज सेड टू बी वन हु अंडरटेक्स, जो लेता है, वन कोई भी, फॉर्म अ कंपनी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फॉर्म करने की, टू गिव प्रोजेक्ट एंड टू सेट इट गोइंग, टू हु टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश द पर्पस। दस अपार्ट फ्रॉम द कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया, केवल बिजनेस आइडिया आना ही नहीं, बिजनेस आइडिया के साथ उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो भी काम कर रहा है वो प्रमोटर्स हैं। ठीक है, तो ये है प्रमोटर्स। एज पर सेक्शन 69 अ प्रमोटर मीन्स, अब एज पर 69 ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। एज पर सेक्शन 69 तो लॉ क्या बोलता है प्रमोटर्स के बारे में, कौन है प्रमोटर्स। तो आप जब डेफिनेशन देंगे तो ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन, ये है एज पर लॉ डेफिनेशन, ये लिखनी जरूरी है। हु हैज़ बीन नेम्ड सच इन अ प्रॉस्पेक्टस, अभी बताऊंगा ये प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। और इट इज़ डिफाइंड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू द सेक्शन 92, जो भी जिसका भी नाम कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में आइडेंटिफाई किया गया हो, कंपनी के प्रॉस्पेक्टस, आगे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में हम जानेंगे कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। तो प्रॉस्पेक्टस में अगर नाम मेंशन होना चाहिए, फिर क्या है, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, directors or otherwise, चाहे वो कंपनी का शेयर होल्डर हो, कंट्रोल करता है अफेयर्स को। ध्यान रखना, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो कंपनी को कंट्रोल करता है, भले ही कंपनी का वो मालिक नहीं बनता, लेकिन कंपनी के अफेयर्स यानी कंपनी की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। कंपनी जो भी काम करेगी उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है इन अकॉर्डेंस विद इट्स एडवाइस, directors or instructions be the board of director of the company is accustomed to act, however it is provided that, ये थोड़ा सा इसके आगे इसका जो बैकग्राउंड है वो आ गया, इन द सब क्लॉज shall apply to a person who is acting in rely in a professional capacity। अब शुरुआत से समझते हैं। इन अकॉर्डेंस विद हुज यहाँ पर को थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हुज एडवाइस, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन, इन अकॉर्डेंस में जिसकी एडवाइस से, डायरेक्शन से, इंस्ट्रक्शन से, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज एकस्टम्ड मतलब बनाए गए हैं या उनके निर्देशों का पालन करते हैं। देखो, या तो वो खुद कंट्रोल करता है, बोल रहा है खुद ही अफेयर्स को कंट्रोल करता है, या फिर उनकी एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। हाउएवर इट इज़ प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल अप्लाई टू अ पर्सन, ये क्लॉज उस पर्सन पर अप्लाई नहीं होगा, इज एक्टिंग मेयरली इज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो कि केवल प्रोफेशनल कैपेसिटी के लिए काम कर रहा है। अच्छा सुनिए, कभी कभार क्या होता है कि हम प्रमोटर्स जो होते हैं, जिनके दिमाग में आइडिया आता है, वो क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं किसी प्रोफेशनल को, क्योंकि हमें अगर नॉलेज नहीं है कंपनी कैसे इस्टेब्लिश होती है, तो हम किसी की सर्विस ले लेते हैं कि भाई तू हमें बता कि किस तरह से कंपनी इस्टेब्लिश होगी। अगर वो हायर किया गया है और केवल अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के लिए वो क्या बना हुआ है, प्रमोटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, उन व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा प्रमोटर, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, केवल प्रमोशन का काम कर रहा है और उसके लिए उसको सैलरी मिल रही होगी। ठीक है, तो वो प्रमोटर्स नहीं आएगा। नथिंग सब क्लॉज शैल अप्लाई, उस पर ये सब क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो प्रोफेशनल, ये डेफिनेशन है उसकी। आप अगर प्रमोटर्स के बारे में लिखना चाहेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है हुआ प्रमोटर्स, देन द सेड डेफिनेशन, जो ये वाली डेफिनेशन है, प्रमोटर्स कौन है, जो ऑल एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करता है। अ प्रमोटर इज सेड टू बी वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी। तो ये आगे की जो डेफिनेशन है ये काफ़ी है, ये केवल आपको ये बताना है कि कंपनी की डेफिनेशन किधर दी गई है प्रमोटर्स में, सॉरी कंपनी एक्ट में प्रमोटर्स की डेफिनेशन। अब हम आगे आते हैं, आफ्टर थ्रू आउटली एग्जामिंग द फेजिबिलिटी, फेजिबिलिटी समझते हैं, फेजिबिलिटी क्या संभव है, जो आपका दिमाग में आइडिया आया है वो पूरा हो जाएगा। द प्रमोटर्स असेंबल रिसोर्स, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और कंपनी को एक नेम देते हैं जिससे कि एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं। तो क्या क्या काम करते हैं प्रमोटर्स प्रमोशन स्टेज में, नाम ही प्रमोशन है, तो जो भी प्रमोशन का काम करेगा वो प्रमोटर कहलाएगा। तो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर के क्या क्या काम होते हैं जब कंपनी स्टार्ट, अभी कंपनी बनी नहीं है, ध्यान रखना,
कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे कंपनी का लीगल स्टेटस कब आएगा, दूसरी स्टेज में लीगल स्टेटस प्राप्त करती है कंपनी। 3 स्टेजेज हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन। तो पहली स्टेज में कंपनी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो वो बन रही है। तो लीगल स्टेटस आने पर यानी कि सेकेंड स्टेज में उसको कंपनी माना जाता है, पहली स्टेज में नहीं। फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहले बता दिया है। सबसे पहले प्रमोटर्स क्या करेंगे, उनके दिमाग में विचार आएगा कि क्या बिजनेस किया जाए, उसके लिए आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एक्टिविटीज ऑफ अ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किसी भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो जो भी है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब करना है कि दिमाग में विचार तो आ गया, लेकिन फिजिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है मतलब अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है कि चांद पे जाना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो टू द मून डायरेक्टली, बिकॉज ये फिजिबल है ही नहीं। मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया, देखो कि मैं, वही बात है ना, फिजिबल आइडिया तो आ रहा है दिमाग में कि हम ऐसी घड़ी बनाएं जिससे कि आदमी इनविजिबल हो जाए, मिस्टर इंडिया बन जाए। तो क्या ये फिजिबल है? आइडिया तो दिमाग में खूब सारे आ रहे हैं, बट क्या ये फिजिबल है? क्या ये हम लागू कर सकते हैं? क्या ऐसा बना सकते हैं? अगर आपका आंसर नहीं है तो फिर वो कंपनी आगे स्टैब्लिश ही नहीं हो सकती है। तो ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए जो कि फिजिबल भी हों। इट मे नॉट बी फिजिबल और प्रॉफिटेबल टू कन्वर्ट ऑल आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये बोल भी रहे, देखो सारे आइडियाज़ को हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को। तो प्रमोटर्स देयर फॉर अंडरटेक डिटेल फिजिबल, वो सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या ये रियलिटी में हो सकता है, क्या ये काम हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें देखेंगे कि पैसा कितना रिक्वायर्ड है, इसकी मशीनें कहाँ से आएंगी। जैसे मान लिया जाए मेरे दिमाग में विचार आता है कि हमारे दिमाग में विचार आया कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि क्या करेगा कि ह्यूमन बीइंग, जैसे हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग को इनविजिबल कर देगा। तो क्या ये पॉसिबल है? पहली बात है। फिर हमने देखा कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो आपने कहा कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ही नहीं इस बारे में, और प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं, मशीनें कहाँ से आएंगी। तो ये सारी चीज़ें फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल स्टडीज़ के लिए आपने देखना पड़ेगा कि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, क्या मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है, क्या गवर्नमेंट इसका ऑर्डर देगी, क्या गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे सकती है। तो ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट को रख कर आप सोचते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये फिजिबल है या नहीं है। एक आइडिया अगर आपको लगता है कि उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, मशीन्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और गवर्नमेंट इसकी परमिशन भी दे सकती है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिजिबल स्टडी में क्या आता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। क्या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी टेक्निक मार्केट में अवेलेबल है, क्या आपको मशीनें या टेक्नोलॉजी या फिर एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी में। उसके बाद है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब होता है पैसा। क्या आपको उस आइडिया को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या पैसा मिल जाएगा। रिक्वायर्ड फंड्स, पैसे की तो ज़रूरत होती है। तो प्रमोटर्स हैज़ टू एस्टिमेट द फंड्स रिक्वायरमेंट for the identified business opportunity. If the required outlay for a project is so large then it cannot easily be arranged within the available means. तो वो कह रहा है कि अगर आपने एक ऐसा आइडिया सोचा जिसके लिए इतने पैसे की ज़रूरत है जो ईजिली आपके पास अरेंज नहीं हो पाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएँ। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में ये आता है। इकोनॉमिक फेजिबिलिटी, ये मार्केट डिपेंडेंट होता है। इकोनॉमी क्या कह रही है, समटाइम इट इज़ हैपन दैट द प्रोजेक्ट इज़ टेक्निकली वाइबल एंड फाइनेंशियली फेजिबल। तो टेक्निकल भी, टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास पैसा भी है, बट द चांस ऑफ इट बीइंग प्रॉफिटेबल इज़ वेरी लिटिल। आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें प्रॉफिट बहुत कम है। हो सकता है कि मार्केट में ऐसे कई सारे बिजनेस हों, जैसे सपोज करते हैं मार्केट में आपने कहा कि मैं कोई ऐसा, जैसे आपने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस चलाऊंगा। तो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस मार्केट में क्या है, आजकल पहले से ही कंपटीशन अवेलेबल है। आपके पास हो सकता है कि पैसा भी आ जाए, आपके पास हो सकता है टेक्निक्स भी आ जाए, लेकिन क्या है, बिकॉज देयर आर वेरी वास्ट कॉम्पिटिशन अवेलेबल एंड द प्रॉफिट इज़ वेरी लो। इन सच अ केस द आइडिया में हैव टू अबेंडन, उसको छोड़ना पड़ेगा। इफ़ द प्रॉफिट इज़ नॉट देयर, करोड़ों रुपए लगा रहे हो आप, लेकिन वो इकोनॉमिकली आपका क्या है, प्रॉफिट देने वाला नहीं है, तो उसको आपने क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। एक ये बताइए नेम क्लॉज, में इसको बाद में डिस्कस करूंगा जब हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे, MOA। ठीक है।
इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आगे हम आते हैं प्रमोशन स्टेज में। हमने देखा कि क्या फेजिबल स्टडीज़ हैं, तो फेजिबल स्टडीज़ में 3 हो गया, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। अब उसके बाद है तीसरी स्टेज। पहला हमने क्या करा, आइडेंटिफाई किया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, उसके बाद फेजिबल स्टडी की, फिजिबल है या नहीं है। इसके बाद नेम अप्रूव कराना पड़ता है। ध्यान रखना, नेम अप्रूवल क्या है कि आप कोई भी नाम नहीं रख सकते, किसी भी कंपनी का कोई भी नाम नहीं रख सकते। तो इसमें ध्यान देना है कि ऐसा नाम होना चाहिए जो पहले से किसी कंपनी को दिया गया ना हो, या फिर कोई ऐसा नाम ना हो जो ये बताता हो कि ये क्या है, जैसे कि योर ऑनर, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं कि जो कि ये डिनोट करता हो कि ये राजा, जिसे बोल सकते हैं योर योर एंस, जिसे बोल सकते हैं योर एक्सीलेंसी, या इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए जो कि किसी पर्टिकुलर राजा को या किसी बोल सकते हैं कि जज को या किसी इंडिकेट करने वाला होता हो। ठीक है, तो इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए, या पहले से ही कोई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। हैविंग डिसाइड इनकॉर्पोरेट टू अ कंपनी, द प्रमोटर हैव टू सेलेक्ट द नेम फॉर इट एंड सबमिट दैन एप्लीकेशन। तो कैसा नाम नहीं होना चाहिए वो आगे लिखा होगा। द प्रपोज नेम मे बी अप्रूव्ड इफ इट इज़ नॉट कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। इट मे बी हैपन दैट अनदर कंपनी एग्जिस्ट व्हेन द सेम नेम। ये हो सकता है कब, जब आपका यही नाम पे कोई दूसरी कंपनी पहले से इस्टेब्लिश है, वेरी सिमिलर नेम हो या उसी के साथ नेम हो। अच्छा, यहाँ पर देखो, मिसलीड करने वाला नेम नहीं होना चाहिए। जो मार्केट में किसी को मिसलीड करने वाला नाम नहीं होना चाहिए। आपने किसी नेता के नाम पे रख दिया, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी कंपनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मिसलीड करने वाला। या फिर योर एक्सीलेंसी, या फिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम पे रख दिया, सुप्रीम कोर्ट के योर ऑनर्स के नाम पे, इस तरह से नाम नहीं होने चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। उसके बाद है फिक्सिंग अप द सिग्नेचरीज। सिग्नेचरी का मतलब यह होता है कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वी विल डिस्कस द लेटर ऑन अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिखा भी है देखो बगल में ना, तो इसके बारे में हम डिस्कस तो करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है करना क्या होता है। फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेचरी। सिग्नेचरी का मतलब होता है जो इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करेंगे वो कंपनी के प्रमोटर्स कहे जाएंगे। प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स हु विल साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर 20, 40, 50 हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करें, सिग्नेचरी बने। सिग्नेचरी मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करेंगे। यूजुअली द पीपल साइनिंग द मेमोरेंडम आर ऑल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर। क्योंकि जो भी साइन करता है वो फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है। देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड टू टेक अप द क्वालिफिकेशन शेयर। मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ आपको, ध्यान रखना। मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं और ये डायरेक्टर्स क्या होते हैं, रिटन कंसेंट। देखिए, मेमोरेंडम एसोसिएशन में मिनिमम 7 मेंबर के पब्लिक कंपनी के केस में सिग्नेचर होने होते हैं। मिनिमम कितने मेंबर के, 7। तो जनरली वही क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर्स बन जाते हैं। और डायरेक्टर होने के लिए किसी भी कंपनी का डायरेक्टर होने के लिए उन्हें मिनिमम शेयर्स खरीदने होते हैं कंपनी के। कुछ ना कुछ एक लिमिट होती है, वो शेयर्स कंपनी को डायरेक्टर को, उन पर्सन्स को खरीदने पड़ते हैं जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो जो शेयर खरीदेगा उन्हें बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या है उसको समझ लेते हैं। क्वालिफिकेशन शेयर्स आर दो शेयर विच हैज़ टू बी टेकन बाय द पर्सन्स हु एक्ट्स लाइक अ डायरेक्टर ऑफ अ इंटेंडेड कंपनी। जो आने वाली कंपनी में क्या बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप इतने शेयर्स लोगे ही लोगे, वो कहलाता है आपका क्वालिफिकेशन शेयर्स। उसके बाद आप अपॉइंट करेंगे प्रोफेशनल्स को। प्रोफेशनल क्योंकि कंपनी है, कंपनी की जानकारी, कंपनी का हैंडल, कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटीज़, इन सब को करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी जो सारी लीगल फॉर्मेलिटी करे। जैसे बैंकर्स, ऑडिटर्स, वकील, लॉयर्स वगैरह, इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अपॉइंट एक्सेट्रा लिखा हुआ है देखो इसके आगे। तो ऑडिटर हो गया जो ऑडिट करे आपके अकाउंट्स को। बैंकर्स हो गया जहाँ से आप लोन वगैरह ले सकते हैं इनिशियल स्टेज के लिए। तीसरा हो गया आपका जो लॉयर हो गया, यानी कि कॉरपोरेट लॉयर है जो ये जानता है कि किस तरह से क्या कानून है, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या वो गलत तो नहीं है। तो इस सारी की सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है सैलरी बेसिस पे। ठीक है, और जब अपॉइंट हो गए तो वो क्या करेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बना देगा कि जो जो डॉक्यूमेंट कंपनी को रजिस्टर करने के लिए चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, वो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला है MOA, कंपनी का चार्टर बोला जाता है, यानी कि संविधान।
जैसे भारत का संविधान है वैसे ही कंपनी का संविधान क्या है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। क्यों, क्या बताता है ये, कंपनी का स्टार्ट करने का उद्देश्य बताता है। कोई भी कंपनी लीगली अंडरटेक यानी कि नहीं चल सकती दैट आर नॉट कंटेन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी वो काम नहीं कर सकती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं होगा। एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मीन्स, मेमोरेंडम क्या कहता है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओरिजिनली फ्रेम यानी कि पहली बार बनाया गया और ऑल्टर किया हो। ध्यान रखना, इसको ऑल्टर करना बड़ा मुश्किल है, ध्यान रखें, तो इसीलिए ध्यान से बनाना पड़ता है। परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ और दिस एक्ट, यानी कि कोई भी पहले की कंपनी एक्ट में बनाया गया हो या इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ हो। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने बोल तो दिया कि ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, क्लॉजेज होती हैं, यानी कि कितनी क्लॉजेज हैं, 6 क्लॉजेज होती हैं और ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये क्लॉज मेंशन करनी होती हैं। पहला नेम क्लॉज, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कंपनी का नाम क्या होगा। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ अ कंपनी, द नेम शुड नॉट बी एज, जो हम पहले बात कर चुके हैं, जो कि पहले भी ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले से अवेलेबल हो और ये अप्रूव होना चाहिए कंपनी के रजिस्ट्रार से। तो नेम क्लॉज में कंपनी का नेम आता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या आता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर होगा, कंपनी किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में इस्टेब्लिश हुई है। जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, देहरादून में हुई है, चमोली में हुई है, पिथौरागढ़ में, तो किधर इस्टेब्लिश हुई है, उसकी जगह यानी ऑफिस किधर होगा, ये आपने बताना होगा। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कंपनी इन ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती जो इसमें दिए गए होंगे। कंपनी कैन नॉट वर्क, जिसे बोल सकते हैं बियॉन्ड द लिमिट्स मेंशन इन दिस क्लॉज, यानी कि इस क्लॉज में जो लिमिट दे रखी है उसके बाहर काम नहीं करेगी, और अगर काम करती है तो उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायरस पावर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि वो गलत पावर्स हैं, कंपनी उसके आगे काम नहीं कर सकती, लीगल मान लिया जाएगा। ठीक है, इसको भी हम बात करेंगे। मेमोरेंडम के बाद आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आगे हम आगे देखेंगे कौन कौन बनाता है। रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम, कौन कौन, देखो रिस्पेक्टिव फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके कौन कौन से फॉर्म है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल डी। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड, ये इसको हम बाद में देखेंगे, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। अब आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है, लाइबिलिटी क्लॉज में आपने दिखाना पड़ता है द क्लॉज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द अमाउंट पेड बाय द शेयर ओन बाय देम। तो लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी क्लॉज क्या बताता है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होगी वो मेंबर्स के शेयर्स की कीमत तक ही होगी। जैसे किसी मेंबर ने, नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, 1000 शेयर लिए 10 रुपये वाले, तो इसका मतलब हो गया 10,000 रुपये उसने कंपनी को देने हैं, तो उसकी लाइबिलिटी भी केवल 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी, कंपनी उससे 10,000 से ज़्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकती है। कैपिटल क्लॉज, ध्यान रखना, कैपिटल क्लॉज में ये बताना होता है कि कंपनी की कैपिटल टोटल कितनी होने वाली है, द मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल के बारे में जिक्र होता है, कितनी होगी, 10 करोड़ होगी, 20 करोड़ होगी, 50 करोड़ होगी, और वो जो कैपिटल है कितने रुपए के शेयरों में, डिनोमिनेशन में कितने रुपए के शेयर्स में डिवाइड होगी, छोटे छोटे पार्ट्स को शेयर बोलते हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा, और छठा आ जाएगा आपका कैपिटल क्लॉज के बाद सिग्नेचरी क्लॉज आता है, वो सिग्नेचर करते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये आ गया आपका कैपिटल क्लॉज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इसमें साइन होते हैं, द सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट दैट द इंटेंट, द सिग्नेचरीज, सिग्नेचरीज में पहले भी बता चुका हूँ, सिग्नेचर कौन करते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, कम से कम 7 लोगों के साइन होने जरूरी हैं। ठीक है, वो इसमें साइन करते हैं, और वही आगे आने वाले डायरेक्टर्स भी होते हैं, और उन डायरेक्टर्स को कंपनी के कुछ शेयर लेने होते हैं, जिन्हें बोला जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, डायरेक्टर्स बोला जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखो लीस्ट 7 पर्सन है पब्लिक कंपनी के लिए, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 पर्सन्स होते हैं। ठीक है, 2 पर्सन के साइन होने जरूरी हैं। तो ये तो हो गया आपका
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन गिवन है। तो ये तो हो गया पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इसकी हम डिस्कशन कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसको पढ़िए, नोट डाउन करिए और याद भी करिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इसके रिगार्डिंग नोट्स बना के इसको लर्न कीजिएगा।